नामवर सिंह जी का कथन क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गणपति चंद्रगुप्त के कथन क्या थे? कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रजभाषा का काव्य करण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। खड़ी बोली हिंदी में प्रगतिवादी कृति युगवाड़ी है। इस रचना को पंत ने प्रगतिवाद की युग का बाड़ी कहा है। जैसे ये प्रश्न था कि सुमित्रानंदन कृत युगवाड़ी को किसने प्रगतिवाद का प्रथम काव्य माना था? तो बच्चन जी ने। किसने रामेश्वर करुण की रचना करुण सतसई को प्रगतिवाद का प्रथम काव्य माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अध्यक्ष रविंद्रनाथ टैगोर थे। जैसे प्रश्न बन सकता है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। और तीसरा अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ। शोषित की दीनता का खुला वर्णन। दूसरा, शोषक के प्रति घृणा भाव का अंकन। ईश्वर के प्रति अनास्था। ये सब क्या है? प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ हैं। जैसे प्रवृत्तियाँ भी पूछ सकता है कि शोषक के प्रति घृणा भाव का अंकन किस वाद की प्रवृत्तियाँ हैं? तो प्रगतिवाद की। ऐसे कई तरह से आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ क्या है इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल साकृत्यायन नागार्जुन गोद भाई कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? गोद भाई कहे जाते हैं। दोनों ने विद्यालंकार मदन महोदय से शिक्षा ग्रहण की थी। जैसे प्रश्न बन सकता है राहुल साकृत्यायन और नागार्जुन ने किससे शिक्षा ग्रहण किया था? तो किससे किया था? तो विद्यालंकार से। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में दरभंगा जिले के तौरानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? गोकुल मिश्र और माता उमा देवी। अपनी इस पांचवी संतान का जीवित रखना चाहते थे। ये अपने माता पिता के नागार्जुन पांचवी संतान थे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इसके आगे? नागार्जुन प्रथम साहित्यिक नाम। नागार्जुन का प्रथम साहित्यिक नाम क्या था? तो यात्री नाम था। यात्री उपनाम का प्रयोग मैथिली भाषा रचना के लिए करते थे। जैसे प्रश्न बन सकता है कि मैथिली भाषा की जो ये रचना लिखते थे उसमें किस उपनाम का प्रयोग करते थे? तो किस उपनाम का प्रयोग करते थे? तो यात्री उपनाम का प्रयोग करते थे। संस्कृत तथा बंगला बाबा उपनाम का भी प्रयोग करते थे। हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा बाबा दोनों शब्दों का प्रयोग करते थे। जैसे प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य में नागार्जुन किस नामों का प्रयोग करते थे? तो बाबा उपनाम का भी प्रयोग करते थे। इनके बचपन का नाम ढक्कन क्या था? इनके बचपन का नाम ढक्कन मिसिर था। वास्तविक इनका मूल नाम क्या था नागार्जुन का? तो वैद्यनाथ था। काशी में रहते हुए इन्होंने वैदेह उपनाम का प्रयोग करते हुए कुछ कविताएं लिखी। किस नाम का? वैदेह नाम का प्रयोग करते हुए कुछ रचनाएं लिखी। क्या लिखाई? 1936 में श्रीलंका गए, तब वहां विद्यालंकार परिप्रेक्ष्य में आए और यहीं से इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा था। जैसे वो जब 1936 में श्रीलंका गए तो विद्यालंकार जो उनके शिक्षा गुरु थे उनके संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने के बाद ही उन्होंने अपना मूल नाम वैद्यनाथ से चेंज करके नागार्जुन रख लिया था। सन 1941 ईस्वी के बाद इन्होंने हिंदी में केवल नागार्जुन नाम का ही प्रयोग किया था। 1941। जैसे प्रश्न बन सकता है कि हिंदी में केवल नागार्जुन नाम का प्रयोग इन्होंने कब से करना शुरू किया था? तो 1941 के बाद इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया और उसी के बाद उन्होंने नागार्जुन जितनी भी साहित्य लिखे सब में नागार्जुन का ही प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना मैथिली कविता जो सन 1929 में लहरिया दरभंगा से प्रकाशित मिथिला पत्रिका में छपी थी। क्या हुई थी? नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना। जैसे प्रश्न बन सकता है कि नागार्जुन की पहली
प्रकाशित रचना कौन सी है? प्रकाशित रचना कौन सी है? तो लहरिया दरभंगा मैथिली कविता। और वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो लहरिया दरभंगा से प्रकाशित होती थी। और किस में? मैथिली पत्रिका में। नागार्जुन मूलतः मैथिली कवि थे, परंतु पूर्णतः हिंदी के कवि कहलाए। प्रथम हिंदी रचना राम के प्रति 1934 ईस्वी लाहौर में निकलने वाली पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की एक रचना थी राम के प्रति। राम के प्रति कौन सी रचना थी? तो उनकी प्रथम रचना थी राम के प्रति, जो 1934 ईस्वी में लिखी गई थी। और यह कहाँ से निकलती थी? लाहौर से। कहाँ से निकलती थी? लाहौर से। और विश्व बंधु पत्रिका थी। क्या थी? विश्व बंधु पत्रिका थी। यह उसी में छपी थी। और कैसी पत्रिका थी? तो साप्ताहिक। जैसे प्रश्न बन सकता है कि राम के प्रति किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। और यह कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक या मासिक? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये किस पत्रिका में छपती थी या निकलती थी? तो विश्व बंधु, जो लाहौर से निकलती थी। तो राम के प्रति विश्व बंधु पत्रिका में छपी थी। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक सफल संपादक भी थे, क्योंकि एक पत्रिका दीपक नामक लिखी, इसका संपादन कार्य भी किया था। दीपक नामक पत्रिका लिखी और इसका संपादन कार्य भी किया। क्योंकि सन 1978 ईस्वी से 1969 तक इन्होंने बंगला की 50 कविताओं को प्रकाशित करा चुके थे। इन्होंने एक साल के अंदर बंगला की 50 कविताओं को प्रकाशित करवाया था। जैसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि नागार्जुन ने एक साल के अंदर बंगला भाषा की कितनी कविताओं को प्रकाशित करवाया था? तो कितनी कविताओं को? तो 50 कविताओं को। नागार्जुन की औपन्यासिक रचना कुंभीपाक है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि प्रश्न बन सकता है कि नागार्जुन की औपन्यासिक रचना कौन सी है? तो कुंभीपाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। नागा अर्जुन बौद्ध धर्म में दीक्षित थे, एक घुमक्कड़ी भिक्षुक भी थे। ये सन 1945 ईस्वी में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी बल्लभ का गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया था। क्या किया था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी बल्लभ का गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया था। तो किसकी रचना का गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया था नागार्जुन ने? तो कन्हैयालाल मणिक। और उनकी कौन सी रचना थी? तो पृथ्वी बल्लभ। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन ने विद्यापति के 13 संस्कृत कहानियों को विद्यापति की कहानियाँ नाम से प्रकाशित करवाया। कब करवाया था? तो 1964 में। इन्होंने क्या करवाया था? नागार्जुन ने विद्यापति की 13 संस्कृत कहानियों को विद्यापति की कहानियाँ नाम से प्रकाशित करवाया 1964 में। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि नागार्जुन ने विद्यापति के कितने संस्कृत कहानियों को प्रकाशित करवाया था? तो 13 संस्कृत कहानियों को प्रकाशित करवाया था। और कब करवाया था? तो 1964 ईस्वी में। नागार्जुन ने केदारनाथ अग्रवाल को आधार बनाते हुए ओ जन मन के सजग चितेरे नाम से कविता लिखी है। ओ जन मन के सजग चितेरे नाम से कविता लिखी है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि नागार्जुन ने ओ जन मन के सजग चितेरे कविता लिखी और किसको आधार बनाकर लिखी थी? तो केदारनाथ अग्रवाल को। अब चलिए देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है। नागार्जुन की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? तो क्या है? भूमिजा 1969 में, भस्मांकुर 1971 में। भस्मांकुर कैसा रचना है? तो प्रबंध काव्य है और खंड काव्य है और ये 12वें छंद में लिखा हुआ है। दूसरी रचना तुमने कहा था 1980 में। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में। हजार बाहों वाली 1981 में। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में। रत्नगर्भा 1984 में। ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985 में। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने 1986 में। आगे देखते हैं। आगे भी इनकी रचनाएं हैं तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने इन गुब्बारों, क्या है? इन गुब्बारों की छाया में 1990 में। इन गुब्बारों की छाया में 1990 में। भूल जाओ सपने 1994 में। अपने खेत में
1997 में। ये सभी कविता संग्रह हैं। जैसे अगर ये भी देखिए पूछ सकता है कि भूमिजा, भस्मांकुर, इन गुब्बारों की छाया में, यह किस विधा की रचना है? तो दे देगा कविता, उपन्यास, कविता संग्रह। अगर आपको याद रहेगा तो यह कविता संग्रह है, तो अच्छे से आप लोग कर लेंगे। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं इनकी कविता। ये तो इनके थे कविता संग्रह। अब देखते हैं इनके कविताएं कौन कौन सी है। इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए आप लोग लिख लीजिए। बता रहे हैं प्रेत का बयान इनकी कविता है। कौन कौन सा है? प्रेत का बयान। दूसरी कविता क्या? पसाड़ी हरिगाथा। पसाड़ी हरिगाथा। पसाड़ी हरिगाथा। सिंदूर तिलकित भार। सिंदूर तिलकित भार। सिंदूर तिलकित भार। अब तुम्हारी दंतुरिया मुस्कान। तुम्हारी दंतुरिया मुस्कान। तुम्हारी दंतुरिया मुस्कान। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। आगे और देखते हैं इनकी रचना। 5 पुत्र भारत माता के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी कविता है। 5 पुत्र भारत माता के। और भी है अकाल और उसके बाद काली माई। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित भस्मांकुर एक खंड काव्य है। क्या है? नागार्जुन द्वारा रचित भस्मांकुर कैसा काव्य है? तो खंड काव्य है, जिसमें बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि नागार्जुन की रचना भस्मांकुर में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो बरवे छंद का। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ में 52 कविताएं संग्रहित है। जैसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि नागार्जुन की जो मैथिली भाषा में रचित रचना है पत्रहीन नग्न गाछ, उसमें कितनी कविताएं संग्रहित है? तो 52 कविताएं संग्रहित है। इस रचना पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा। जैसे प्रश्न बन सकता है कि नागार्जुन की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो पत्रहीन नग्न गाछ 1968 में। अब चलिए देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या कथन है। उन्होंने क्या कहा है नागार्जुन के विषय में। नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि नागार्जुन की कविता को किसने नुक्कड़ कविता कहा है? तो बच्चन जी ने। 5 पुत्र भारत माता के नामक कविता लिखने के कारण नागार्जुन को राजनीतिक कवि भी कहा जाता है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि राजनीतिक कवि किस रचना लिखने के बाद इनको कहा जाता है? तो 5 पुत्र भारत माता के। अब आगे बढ़ते हम लोग हैं। नागार्जुन आगे देखते हैं। नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ इन्हें प्रगति का शलाका पुरुष कहा जाता है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। 5 पुत्र नागार्जुन प्रगतिवाद के अक्कड़ कवि के साथ साथ प्रगतिवाद के कबीर भी कहे जाते हैं। ये भी मोस्ट ये लाइन इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या कहे जाते हैं? तो प्रगतिवाद के कबीर कहे जाते हैं। प्रश्न ये बन सकता है प्रगतिवाद के कबीर किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। 5 पुत्र भारत माता नामक कविता में संकेतों का प्रयोग करते हुए इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को 5वां पुत्र, सुभाष चंद्र को 4था पुत्र, मोहम्मद जिन्ना को 3रा पुत्र, जवाहरलाल नेहरू को 2रा तथा महात्मा गांधी को प्रथम पुत्र कहा है। अब चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं। अन्य हीनतम क्रियाहीन बम भोलेनाथ।
सन 1955 ईस्वी में नागार्जुन ने पहले भगवान राम नाम से तथा बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से प्रकाशित करवाई। कौन सी रचना है? बम भोलेनाथ। इनका प्रथम मैथिली संग्रह चित्रा 1949 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रथम मैथिली संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? तो चित्रा 1949 में। और फिर पत्रहीन नग्नगाछी की दूसरी रचना है जो 1967 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। थका हुआ यह कटहल में नागार्जुन ने चित्रा और पत्रहीन नग्नगाछ को संकलित किया है। किसमें संकलित किया है? तो थका हुआ कटहल में। किसमें किया है? थका हुआ कटहल में नागार्जुन ने चित्रा और पत्रहीन नग्नगाछ को संकलित किया है। किसमें? थका हुआ कटहल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आगे? मैथिली उपन्यास। अब देखते हैं नागार्जुन के मैथिली उपन्यास कौन कौन से हैं। पारो 1946 में, नौ दंतुरिया 1954 में। यह इनकी मैथिली उपन्यास है, पारो और नौ दंतुरिया। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ 1997 ईस्वी में बांग्ला भाषा से हिंदी में पद्यानुवाद किया था। किसका? मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ। इसका अनुवाद किसमें किया था? बांग्ला से पद्यानुवाद किया था। नागार्जुन का उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी सेवा के लिए 1987 ईस्वी में भारत भारती सम्मान दिया था। क्या दिया था? भारत भारती सम्मान कब दिया था? तो 1987 में। 1987 में भारत भारती सम्मान दिया था। और बांग्ला भाषा में राहुल साकृत्यायन पुरस्कार मिला था। और बांग्ला भाषा में कौन सा साहित्य मिला था? तो राहुल साकृत्यायन पुरस्कार। नागार्जुन की जीवनी तुम चिरसाथी शीर्षक ताराचंद्र वियोगी ने दिल्ली से पहल नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। जैसे प्रश्न समझ सकता है कि तुम चिरसाथी शीर्षक किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ था? तो पहल पत्रिका से तुम चिरसाथी पत्रिका से प्रकाशित हुआ था। और किसने प्रकाशित करवाया था? तो ताराचंद्र वियोगी ने इसे प्रकाशित करवाया था। कहाँ से? दिल्ली से। इसमें आपका 3-4 प्रश्न बन गया कि नागार्जुन की जीवनी का क्या नाम है? तुम चिरसाथी। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दिल्ली से। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो पहल पत्रिका में। किसने करवाया? तो ताराचंद्र वियोगी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी जन्म शताब्दी पर रामकुमार कृष्ण ने जन कवि हूँ मैं शीर्षक से पुस्तक तैयार किया था। अब चलिए इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखते हैं कौन कौन सी है, क्योंकि इनकी पंक्तियाँ भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। जन जन में हो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस कवि का। याद आता है मुझे तरौनी का ग्राम। दूसरी पंक्ति है, याद आती लीचियों और आम, कई दिनों तक चूल्हा रोया। ये भी इनकी महत्वपूर्ण लाइन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक में अज रोया था या तुम रोए थे। धुन खाए सहतीतों पर 12 खड़ी विधाता बाचे। फटी भीत है छत चूती है। फटी भीत है छत चूती है अपने आले पर विष तुइया नाचे। आगे बढ़ते हैं। और भी इनकी पंक्ति है, खूब आगे देखते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है। खूब तनी हो खूब अड़ी हो खूब लड़ी हो, प्रजातंत्र को कौन पूछता तुम ही बड़ी हो तुम ही बड़ी हो। आप नोट करके लिख लीजिएगा। नागार्जुन ने इस कविता को इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर व्यंग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जी नहीं हाँ सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। यह भी की महत्वपूर्ण पंक्ति है। पांच पुत भारत माता के दुश्मन था खुखार। गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए धार। 4 पुत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण। देश की
देश निकलता मिला एक को, बाकी रह गए 3। इनकी ये सब इनकी नहीं है पंक्ति, फिर एक बार इसको देख लीजिए, आपको याद कर लीजिएगा। धूल खाए सहतीतों पर कि 12 खड़ी विधाता बाचे, ये भी बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे पर। ये नागार्जुन की पंक्ति है और ये नीचे वाला रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। करि श्रम 300 दिन, मरत भरत न भूखे पेट। ये कहीं साइड में आप लोग लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।